हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारे हेमरॉइड के पार्ट 2 की। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, जो कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है हमारी हेमरॉइड डिजीज का। तो इसमें हमारी पैथोफिजियोलॉजी दी गई है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अगर हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है हमारे एनल वेन में। तो एनल के एरिया का तो आपको पता ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप सब पढ़ चुके हैं। तो वो डायलेट हो जाता है हमारा एनल वाला एरिया, जहां से स्टूल पास आउट किया जाता है। फिर हमारा क्या होता है, ये इसके बाद नहीं होता, ये चीज यहीं पर होती है। ये दोनों कंडीशन ये है। तो तीसरी कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से, अगर बहुत ज्यादा पहले से ही बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे समय से कब्ज की समस्या चली आ रही है, तो उससे क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। यानी कि एब्डोमिनल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा देर तक पड़ता रहेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट डायलेशन हो जाता है हमारी एनल वेन का। ठीक है, तो उसमें परमानेंट जब डायलेशन हो जाता है वेन का, तो क्या हो जाता है, वेन से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो इसमें आगे हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखेंगे हम हेमरॉइड के। तो इसमें हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हैं। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने दिया है कि भाई आप एवोल्यूशन जब करेंगे तो क्या क्या चीज देखेंगे, प्रेजेंस, जो प्रेजेंस है वहां पर साइन और सिम्टम्स, वो सारे के सारे आपने चेक करने हैं। और आपने ब्रिम, जो इंटरनल हमारा डिजिटल प्लापेशन होता है या एनिमा वगैरह दिया जाता है, वो दिया जाता है। एनिमा का आपको पता है, जो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है। तो डिजिटल हमारा रेक्टल जो एग्जामिनेशन से किया जाता है, जैसे कि अगर अबनॉर्मल मास है, यानी कि हमारी जो अबनॉर्मलिटी, गंठे वगैरह होगी है, टेंडेंसी होगी या ब्लीडिंग हो रही है हमारे एरिया से, तो वो भी आपने अच्छे से चेक करनी है। एनोस्कोपी करानी है। एनोस्कोपी में एनल का जो एरिया होता है वहां की चीजों को देखा जाता है। सिग्मोइड स्कोपी करानी होती है, यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिग्मोइड पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें देखी जाती है। और एक हो जाती है हमारी प्रैक्टोस्कोपी। तो प्रैक्टोस्कोपी, प्रैक्टो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे एनल और जो हमारे रेक्टम के एरिया में डाल करके वहां की चीजों को देखा जाता है। तो वो हमारी प्रैक्टोस्कोपी होती है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कब होंगे, कॉम्प्लिकेशंस हमारे तब होते हैं जब एनीमिया यानी कि खून की कमी हो, या इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस से हमारी एक प्रॉब्लम होती है ये भी, जैसे कि स्टूल पास आउट या फिर यूरिन पास आउट करने पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो हमारी इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि संयम नहीं रहता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट आएंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट में हमने देखना है स्टूल सॉफ्टनर देना है। सबसे पहले पेशेंट की जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करना है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फेट, यानी कि स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि जो हमारा स्टूल होता है, जो वेस्ट होता है इंटेस्टाइन के अंदर चमक हमारा, तो उसको सॉफ्ट बनाया जाए। जब वो सॉफ्ट बनेगा तो वो एनल से आराम से पास आउट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हाई फाइबर डाइट देनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टिच बाथ दिया जाता है। स्टिच बाथ होता है यानी कि गर्म पानी से नहाना, या गर्म पानी से जब नहाया जाता है तो हमारा जो जो बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, वो अच्छा होता है, और उससे हमारा जो स्टूल सॉफ्टनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कम हो जाती है। तो टॉपिकल हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देने, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन्स हमारे ड्रग्स होते हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करने वाले होते हैं। और हमारे स्पॉइंट्री जो एनालिसिस होते हैं, यानी कि आयोडॉक्सिन से, यानी कि हमारे एनालिसिस यानी कि पेन को कम करने वाले, किसी भी तरीके का अगर दर्द है तो उसको कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो मैनेजमेंट में जरूर शामिल करने हैं। इसके बाद अगर सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने क्या क्या करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले रबर बैंड लैंगिगेशन किया जाता है। रबर बैंड लैंगिगेशन से होता है, जैसे कि रबर बैंड होता है, तो रबर बैंड का तो आपको पता ही है, वो जो हेमरॉइड होती है, हेमरॉइड वाली जो जगह होती है चारों तरफ की, तो वहां पर रबर बैंड डाला जाता है, इसीलिए कि जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कट हो जाए। और जब ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी हमारी हेमरॉइड के इसी से, तो वो अपने आप ही श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा रबर बैंड मेथड होता है। ठीक है, तो हेमरॉइड को कम करने के लिए। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो हमारी हो जाती है हेमरॉइडोक्टोमी, यानी कि सर्जिकल रिमूव ऑफ द हेमरॉइड को सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। कार्डियो सर्जरी की जाती है इसमें। इसमें कोल्ड थेरेपी भी दी जाती है, और इसमें लेजर थेरेपी यानी कि लाइट के द्वारा जो थेरेपी दी जाती है वो भी इसमें दी जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंडर ये हमारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स ने क्या प्रोवाइड करना है, इसमें रिलीव कॉन्स्टिपेशन, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट ऑफ लैक्सेटिव ऑफ टूल सॉफ्टनर। तो अपने पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से राहत देने के लिए हाई फाइबर डाइट दोगे, ताकि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। लैक्सेटिव और टूल सॉफ्टनर दोगे ताकि वो अच्छे से पास आउट हो सके, और हेमरॉइड जैसी दिक्कत ना आए, और पास आउट में भी किसी तरीके का पेन वगैरह ना हो। तो आपने एडवाइस करना है पेशेंट को कि ज़ाइलोगेन ऑइंटमेंट बिफोर एंड आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ द रिलीव पेन ड्यूरिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि भाई आपने ज़ाइलोगेन ऑइंटमेंट जो होती है, यानी कि एक क्रीम होती है, उसका स्टूल पास आउट करने से पहले और स्टूल पास आउट करने के बाद में भी आपने ये लगानी है, ताकि किसी भी तरीके का पेन या दर्द जो है स्टूल पास आउट करते टाइम ना हो, और इजीली स्टूल पास आउट किया जा सके। तो इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो ये एडवाइस आपने पेशेंट को देनी है। एंजाइटी को रिलीव करना है, उसके अंदर जो बेचैनी है उसको खत्म करना है, चाहे एजुकेशन दे करके, चाहे उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके। और हेल्प करना है उसकी जो डेली लिविंग, जो डेली रूटीन की जो उसकी एक्टिविटी है, उसमें भी आपने मदद करनी है। तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोज में। अब नर्सिंग जो डायग्नोज होंगे उसमें आपने क्या क्या देखना है, एक्यूट पेन देखना है, इन्फ्लामेशन और एडिमा देखनी है, जो प्रोलैप्स
वेरिकेज की जो चीजें होती है उनमें आपने इंफ्लेमेटरी और सूजन जो इडिमा जो होती है वो सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर देखेंगे। प्रोलैप्स यानी कि जो बढ़ती हुई वेरिकल्स की जो चीजें होती है, वेन की जो बढ़ती हुई स्थिति होती है, वेन का बढ़ता हुआ जो साइज होता है, तो उसके अंदर कितनी सूजन है, कितनी इन्फ्लेमेशन हो गया, कितना इन्फेक्शन है, कितना पेन है, वो सारी की सारी चीजें आपने नर्सिंग डायग्नोस के अंदर देखनी है। फिर आपने रिस्क देखना है फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रेक्टल ब्लीडिंग। तो आपने सारे के सारे फ्लूइड वॉल्यूम कितनी है और रेक्टल एरिया से ब्लीडिंग कितनी आ रही है, किस कलर की आ रही है और कितनी आ रही है, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपने डायग्नोस एवोल्यूशन के अंदर देखेंगे। तो अभी हमारे डायग्नोस एवोल्यूशन के कुछ पॉइंट और भी हैं, अभी हम देखते हैं आगे। तो भाई हमारा इसमें नेक्स्ट जो हमारा है डायग्नोसिस है नेक्स्ट, तो उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने देखना है कि भाई हमारे इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड दो मल्टीपल लाइफ स्टाइल चेंज या सिचुएशनल क्राइसिस या डिजीज कंडीशन। तो आपने सारी की सारी देखनी है पेशेंट की कि भी उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या क्या है, जो बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं, अभी इसके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या क्राइसिस है उसकी लाइफ में, और बीमारी की जो कंडीशन है वो भी आपने देखनी है। और डिफिशियंट नॉलेज रिलेटेड जो चीजें होती है कि बीमारी को लेकर, उसके ट्रीटमेंट को लेकर, सेल्फ केयर को लेकर या डिस्चार्ज की जरूरत को लेकर, ये सारी की सारी चीजें भी जो ये ज्ञान होता है या फिर इस चीज की जो नॉलेज होती है वो भी आपने देखनी है। इसके अभाव को देखना है कि भी कितना पता है कितना नहीं पता है। एंजाइटी से रिलेटेड जो चेंज होते हैं हेल्थ स्टेटस को लेकर या डिजीज की जो प्रोसेस होता है बीमारी का या हेल्थ का जो स्टेटस होता है उससे रिलेटेड जो चिंता वगैरह है वो भी देखनी है कि भी किस तरीके का, अगर मेंटल स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा रहा पेशेंट, वो सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो आपने मेंटली जो है सपोर्ट जो पेशेंट को जरूर करना है ताकि वो अपनी इस कंडीशन से बाहर आ सके, एंजाइटी लेवल को पार कर सके और अपनी बीमारी पे कंट्रोल कर सके। तो ये थी हमारी डिजीज हेमरॉइड्स। तो ये यहीं पर होती है खत्म। मिलते हैं नई डिजीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।